हेलो एवरीवन, आई एम यश। फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। और आधुनिक भारत के इतिहास की बात कर रहे थे हम, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम गांधीवादी आंदोलन की सबसे तीव्र प्रतिक्रिया मान सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री के अब 2-3 लेक्चर ही आएंगे, उसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब द चैनल। और इसके साथ ही हम आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी फिर से आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, जो 1942 में घटित होता है। तो सबसे पहले देखें कि ये आंदोलन हुआ क्यों, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे। तो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा कि अगस्त प्रस्ताव आ गया था, जिससे भारतीय बहुत असंतुष्ट थे। क्रिस मिशन भी असफल हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सी वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थीं। और 1942 के समय में अंग्रेजों को लगने लगा था कि वे अब पराजित होने लगे हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना जब पराजित हो रही थी तो अंग्रेज वहां से वापस हटने लगे थे, पीछे हटने लगे थे। और पीछे हटते हुए वे वहां के खाद्यान्नों को, आवासों को, संचार परिवहन के साधनों को नष्ट करते हुए वापस लौट रहे थे। और ये सभी साधनों को अंग्रेज इसलिए नष्ट कर रहे थे ताकि जापानी सेना उनके इन खाद्यान्नों, आवासों और परिवहन के साधनों का यूज़ ना कर सके। और भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ इसी तरह की आशंका थी। हो सकता था कि अंग्रेज यहाँ से वापस जाते जाते यहाँ के संसाधनों को नष्ट करने लगते। और इन्हीं सब कारकों के चलते शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं कि इस आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ और विभिन्न कार्यक्रम किस तरह से होते थे विभिन्न आंदोलनकारियों के। तो आरंभ में गांधी जी ने कांग्रेस को आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए कहा था। साथ ही वे कहते हैं कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और गांधी जी का प्रस्ताव था कि ब्रिटिश को भारत छोड़ने के लिए कहा जाएगा तथा जापानी आक्रमणकारियों के साथ अहिंसक रूप से असहयोग की बात भी की जाएगी। और गांधी जी के इन्हीं कृत्यों के चलते 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तथा 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्ताव पारित करने के साथ ही आंदोलन की शुरुआत भी हो जाती है। अब इस आंदोलन के लिए गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ जेल भरने से काम नहीं चलेगा, और इसी के लिए वे करो या मरो का नारा भी देते हैं। और वे कहते हैं कि अब हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसके पक्ष में जान दे देंगे, लेकिन अब गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न वर्गों के प्रति गांधी जी के निर्देश थे कि सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र न दें, बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करें। और जो सैनिक हैं वे भी त्यागपत्र न देते हुए भारतीयों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। और राजा महाराजाओं को भी जनता की संप्रभुता स्वीकार करनी चाहिए और रियासतों की जनता भी स्वयं को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित करे। और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई तभी छोड़नी है जब वे आज़ादी मिलने तक अपने डिसीजन पर अडिग रहें। और किसानों से गांधी जी कहते हैं कि जमींदार यदि सरकार विरोधी है तभी उसे लगान की अदायगी करें, और यदि जमींदार सरकार का सहयोगी है तो उसके पास लगान की अदायगी ना करें। और यदि विभिन्न आंदोलनकारियों के साथ उनके नेता मौजूद नहीं रहते हैं, मतलब यदि आंदोलन के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो आंदोलनकारी स्वयं के विवेक अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए 1942 में गांधी जी का क्रांतिकारी तेवर दिखता है, जो सरकार के विरुद्ध सीधे संघर्ष की बात करता है। और गांधी जी इस आंदोलन में सीधे प्राणों को बलिदान देने की बात करते हैं। यही बात राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके समर्पण की भावना और आंदोलन में उनके मनोवैज्ञानिक पकड़ को भी दर्शाती है। तो ये था आंदोलन का आरंभ और आंदोलनकारियों के विभिन्न कार्यक्रम। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रसार किस तरह से हुआ था। तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि ये आंदोलन होने वाला है, तो उसी रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर चलाती है ब्रिटिश सरकार, जिसके तहत आंदोलन के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा नेहरू को पहले अल्मोड़ा जेल में और फिर बाद में अहमदनगर जेल में रखा जाता है। अब आंदोलन के प्रारंभिक दौर में यह आंदोलन शहरों में प्रमुखता रहा था, जिसमें सबसे पहले बात आती है कि पटना के सचिवालय में झंडा लगाने के लिए पुलिस से हिंसक संघर्ष होता है और अहमदाबाद के मजदूरों का उग्र आंदोलन भी देखने मिलता है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये आंदोलन अगस्त के मध्य तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल जाता है।
जिसमें प्रमुख होते हैं बलिया के चित्तू पांडे, जो वहां समांतर सरकार का गठन करते हैं और स्थानीय जिला अधिकारियों के अधिकार छीनते हैं तथा थानों पर नियंत्रण करते हुए विभिन्न कैदियों को भी रिहा करवाते हैं। अब बात करें बंगाल की, तो यहाँ के मिदनापुर के तामलुक में सतीश सावंत होते हैं, जो जातीय सरकार का गठन करते हैं और सतीश सावंत ही सशस्त्र विद्युत वाहिनी दल का भी गठन करते हैं। और आंदोलन में इन दलों के कार्य इस तरह से होते हैं कि ये स्कूलों को अनुदान देते हैं, अदालतों की स्थापना करते हैं और जो भी अतिरिक्त धन होता है उसे गरीबों में भी बांटते हैं। और इन सभी कार्यों में इन्हें सहयोग मिलता है मातंगी हजारा का, जिनकी एज 73 ईयर्स थी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के क्षेत्रों की, तो सतारा में नाना पाटिल हैं, जो समांतर सरकार का गठन करते हैं और इनके साथ प्रमुख नेता होते हैं वी चौहान, और ये भी न्यायमंडल या जन अदालतों का गठन करते हैं, शराबबंदी लागू करते हैं, गाँवों में पुस्तकालय भी खोलते हैं और सभी जगह गांधी विवाह का आयोजन भी कराते हैं, जिसमें तड़क भड़क के माध्यम से विवाह ना करते हुए साधारण रूप से विवाह करवाए जाते हैं और विवाह में उस समय के अछूत वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाता था। और इसी समय बॉम्बे में उषा मेहता होती हैं, जो गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो का संचालन करती हैं। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आंदोलनकारियों के द्वारा स्वराज पंचायत का गठन किया जाता है और वे खाद्यान्नों पर तथा भंडारण केंद्रों पर नियंत्रण भी कर लेते हैं। बात करें उत्तरी बिहार या नेपाल के क्षेत्रों की, तो यहाँ लीड कर रहे होते हैं जयप्रकाश नारायण, जो हजारीबाग जेल से रामानंद मित्र के साथ भागते हैं और किसानों के साथ कर्नाटक पद्धति के माध्यम से आंदोलन करते हैं, जिसके तहत किसान दिन में तो खेती करता है लेकिन रात में आंदोलनकारियों का साथ भी देता है। और इस आंदोलन में महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसमें प्रमुख थी अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी। विभिन्न महिलाएं आंदोलनकारियों को संरक्षण प्रदान कर रही थीं और छात्रों ने भी सड़कों पर जुलूस निकालकर खूब समर्थन किया था इस आंदोलन का। तो इस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस आंदोलन का प्रसार हुआ और इस आंदोलन का सामाजिक आधार कुछ इस तरह से था कि किसान इसमें भागीदारी कर रहे थे, विद्यार्थी स्कूलों का बहिष्कार कर रहे थे, मजदूर भी कारखानों में हड़ताल कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग इस आंदोलन से पूर्णतः अलग रही थी और आंदोलन में कोई सांप्रदायिक हिंसा भी नहीं हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी भी इस आंदोलन से अलग रही थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा रूस से बहुत प्रभावित थी और रूस इस समय ब्रिटेन का साथ दे रहा था। रूस अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में मित्र राष्ट्रों की तरफ से फाइट कर रहा था, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी अलग थलग रही भारत छोड़ो आंदोलन से। अब हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व किस तरह से रहा था। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण माना जाता है, क्योंकि इसमें गांव हो या शहर, हर जगह से ब्रिटिशर्स को चुनौतियां देखने मिली थीं। भारतीय जनता में अब आत्मविश्वास बढ़ने लगा था, समांतर सरकार का निर्माण करने के लिए उत्साहित होने लगे थे लोग, और अब जनता स्वयं के विवेक से आंदोलन का नेतृत्व भी करने लगी थी। उन्हें नेतृत्वकर्ता ना होते हुए भी आंदोलन चलाने का तरीका आ गया था। और जब ये आंदोलन थोड़ा हिंसक स्वरूप ले लेता है, तो इस बारे में गांधी जी कहते हैं कि ये जो आंदोलन हिंसक हुआ है उसमें पूरी गलती सरकार की है, क्योंकि सरकार ही दमनात्मक कार्यवाही कर रही थी आंदोलनकारियों के ऊपर। इसी की प्रतिक्रिया में आंदोलनकारियों ने भी अपना स्वरूप हिंसक बना लिया और इसीलिए गांधी जी इसकी निष्पक्ष जांच की भी मांग करते हैं। फिर आगे फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास रखा जाता है गांधी जी के द्वारा। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन और हड़ताल भी होती है और आंदोलन निरंतर चलता रहता है। इस आंदोलन में गांधी जी जहां एक तरफ आंदोलन के नियमों को बताकर जनता पर नियंत्रण रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को स्वयं का विवेक उपयोग करने के लिए कहकर वे जनता को स्वयं स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाने का भी निर्देश देते हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार किस तरह के कार्य करती है और भारत के लिए किस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, तो यदि लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और यदि कंटेंट अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।